Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हुआ महासागरीय धारा उत्पन्न होने का, वो पृथ्वी का परिभ्रमण हुआ। क्लियर। तीसरा देखते हैं। तीसरा अभी हमने आपको बताया है, और वो क्या है? तापमान, लवणता, क्या क्या चीजें सब आप जान चुके हैं। घनत्व, ये भी आप जान चुके हैं। चौथा जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका वर्षा। कैसे जरा देखते हैं। पहले तापमान, लवणता, घनत्व को देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूरज लंबवत किरण पड़ने के कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ का पानी का घनत्व तो कम होगा, और यहाँ पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर पानी अपने आप चल देता है। आपने देखा। हम वर्षा को लेकर चलते हैं। कौन वर्षा? जो बरसती है वही वर्षा। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर संवहनीय वर्षा हमेशा होती है, इसलिए और ध्रुवों पर पानी की मात्रा कम होती है। यहाँ पर इतना पानी बरसता है कि 12 मास 24 घंटा हमेशा बरसता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई और यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो गई, तो ज़्यादा से कम की ओर अपने आप चल देगा। क्लियर। ये 4 महत्वपूर्ण कारक हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के। लेकिन सवाल आपसे पूछे, निम्न में से कौन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण है? और ऑप्शन ये चारों हैं, तो आप क्या लगाएंगे? विंड्स। बाकी तो सब हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये है। अब हम आपको ये बताएंगे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण तो पता चल गया। अब बताएंगे कि इनकी दिशा कैसे परिवर्तित होती है, डायरेक्शन इनका चेंज कैसे होता है। पैदा करना अलग बात है, पालना पोसना अलग बात है। तो धाराएं तो पैदा हो चुकी, इनको मोड़ने का काम अलग करती हैं, और इस दिशा को परिवर्तित करने का एकमात्र कारण है और सबसे बड़ा, वो है महाद्वीपों का आकार। कैसे? जरा देखते हैं। अब यदि व्यापारिक पवनों के अधीन भूमध्य रेखा का सारा पानी इस तरह से ऐसे चल रहा हो और चलते चलते इस तट से टकराए, तो सोचिए इस आकार के कारण ये दिशा इधर की ओर हो जाएगी और ये दिशा इधर की ओर हो जाएगी। अब महासागरीय धारा मुड़ गई। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, यदि ब्राजील का यह उभार इस तरह ना होकर इस तरह होता, तो क्या महासागरीय धारा 2 भागों में विभाजित होती? नहीं। और इस तरह होने की वजह से अब हमारी महासागरीय धारा बाकायदा 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, और एक की दिशा उत्तर की ओर और एक की दिशा दक्षिण की ओर हो जाएगी। यह महासागरीय धाराओं की दिशा के उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्लियर। अब हम आपको लेके चलते हैं उन महासागरीय धाराओं के बारे में जिनको आपको पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और याद रखिएगा, हम आपको सभी धाराएं ना बताते हुए हम आपको मूलभूत धाराओं को बताएंगे। और जो सबसे पहली धारा है उसका नाम है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं, ये जानना जरूरी है, और ये आपके ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में बाकायदा छपा हुआ है। और हाँ, ये भी हम आपको बता दें कि जो हम रेखा नीला से बनाएंगे वो हमारा होगा गर्म जल धारा, और जो भी रेखा हम हरे से बनाएंगे वो होगी हमारी ठंडी जलधारा। दोनों को जरा ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम यहाँ। देखिए, आपने देखा था कि 30.5 अक्षांश से पवनें भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, और इन रेखाओं को हम व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहते हैं। इनके आने की वजह से हमारे जो पवन है इनकी दिशा इस तरह से हो जाती है। क्लियर। और इस तरह होती है, ये तो मैंने उत्तरी गोलार्ध का बताया, लेकिन ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे चलती हैं। और जब ये चलती हैं तो ये किस रेखा पर चल रही हैं? ये चल रही हैं विषुवत रेखा पर। इसलिए इन्हें कौन सी धाराएं कहेंगे? इनको विषुवत धाराएं कहेंगे। ये अलग बात है कि ये उत्तरी विषुवत धाराएं हैं और ये दक्षिणी विषुवत धाराएं हैं। क्लियर है। देखते हैं। आईएएस ने सवाल क्या पूछा था? जब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट और अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट से व्यापारिक पवनों के कारण ये पवनें
पानी को बहुत सारी मात्रा में ब्राज़ील के इस उभार तक लाकर रख देंगी तो यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर पानी कम हो जाएगा। यहाँ पर जो गिनी तट के आसपास में पानी कम हो गया है, इस कम पानी को भरने के लिए एक धारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और यह धारा कौन सी धारा है? विषुवतीय धारा। किंतु सारे विषुवतीय धारा पश्चिम पूरब से पश्चिम चलते हैं और ये किधर चलती है? पश्चिम से पूरब। इसलिए इस धारा को क्या कहेंगे? प्रतिविषुवतीय धारा। तो विषुवतीय धारा कहाँ चलती है? भूमध्य रेखा पर। प्रतिविषुवतीय धारा कहाँ चलती है? प्योर भूमध्य रेखा पर। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। तो प्रतिविषुवतीय धारा को आपने पढ़ लिया, ये बड़ा जरूरी था, आईएएस ने ऐसे ही पूछा है प्रतिविषुवतीय धारा कहाँ चलती है और पहला ऑप्शन विषुवत रेखा ही रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन मत कंफ्यूज होइएगा, वही उत्तर सही है। अब देखते हैं आगे। यहाँ से ये पानी सीधे आगे बढ़ता हुआ चलता जाता है और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश हैं जिसको आप कैरेबियन देश कहते हैं, जहाँ पर वेस्ट इंडीज है, एक संघ है द्वीपों का जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं। वेस्ट इंडीज की कोई राजधानी नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा, क्योंकि वो कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज से होते हुए ये हमारी जो धारा है पानी जाकर इस एक यहाँ पर गल्फ है। कौन सा गल्फ है? मैक्सिको का गल्फ है, ना कि बे। ध्यान दीजिएगा, एक होता है वे और एक होता है गल्फ। दोनों का हिंदी क्या होता है? खाड़ी। और लेकिन इन दोनों की खाड़ी में अंतर होता है। बे किसे कहते हैं और गल्फ किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो बे जो होता है वो तीन तरफ से होता है लेकिन परवलय के आकार में घिरा होगा। याद रखिएगा, जिस भी सागर का एक भाग तीन तरफ से इस तरह से घिरा हो जमीन से कि वो परवलय की तरह हो, उसको हम क्या कहेंगे? बे कहेंगे। इस तरह का एक उदाहरण हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये जरा आप देख सकते हैं, इसीलिए इसको बे कहते हैं। जबकि खाड़ी उसको कहते हैं कि पानी का एक बड़ा भाग जमीन से इस तरह से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। ये देखिए, ये हमने सही से इसको बनाया नहीं है, नहीं तो आपको पता चलता, इसलिए इसको गल्फ कहते हैं। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब गल्फ जो मैक्सिको में स्थित है, मैक्सिको के गल्फ में ये हमारी उत्तर विषुवतीय धारा खूब सारा पानी ले जाकर यहाँ पर डाल देती है और यहाँ पर हमारा एक देश स्थित है। क्या नाम है? टाइगर जिंदा है, फिल्म देखा ही होगा। तो जब सलमान खान और कैटरीना दोनों सबसे पहली बार स्क्रीन पर आते हैं, वो किस देश में आते हैं? बड़ा बड़ा मोटा सा सिगार वाला देश किसे कहते हैं? भाई हवाना को कहते हैं। और हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की है। क्लियर है ना? और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ पर ये अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में ही उसका एक रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है कैप कैनेडी। यहीं से अपना रॉकेट लॉन्च करता है। यहाँ पर ये जो क्यूबा है और फ्लोरिडा है, इनके बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है फ्लोरिडा की जलसंधि। यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है जिसका नाम है यूकाटन। कौन सा काटन? यूकाटन। यूकाटन जलसंधि कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में। यहाँ पर पानी अधिक होने की वजह से ये हमारा पानी इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बढ़ता है तो ये आपको पता होगा 30 अक्षांश है, इसी 30 अक्षांश से पछुआ पवनें चलती हैं और इस रेखा को आगे लेकर चल देती हैं। क्लियर? और ये रेखा अमेरिका के पूर्वी तट और अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर चलती है और ये एक धारा है। और कहाँ की धारा है? गल्फ की धारा है। इसलिए इसे कौन सी धारा कहते हैं? खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। धारा की अंग्रेजी स्ट्रीम होती है। ये गर्म है। क्लियर है? और जहाँ पर गर्म रहेगा वहाँ का क्षेत्र आसपास हरा भरा होगा। आगे देखते हैं। इधर दुनिया का सबसे चौड़ा जलसंधि कौन सा है? दुनिया का सबसे चौड़ा जलसंधि कौन सा है? सुनिए, ऋग्वैदिक समाज में एक जन होता था जिसे विष के नाम से जानते थे। क्लियर? और विष तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इसको डेविस तो कह ही सकते हैं। क्लियर है ना? तो डेविस की जलसंधि यहाँ पर पाई जाती है, दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि है।
अभी हम आपको मैप के माध्यम से बताते चलेंगे। और यहाँ पर जो जलसंधि पाई जाती है किस सागर में स्थित है? कौन सा डोर? लेब्राडोर। तो यहाँ से लेब्राडोर नामक एक धारा आती है और ये लेब्राडोर की धारा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों से आ रही है। प्रत्येक धारा जो भूमध्य रेखा से चलेगी सब गर्म होगी, प्रत्येक धारा जो ध्रुव से चलेगी ठंडी होगी। अब ये ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा आपस में 40 डिग्री अक्षांश पर मिल जाते हैं और जहाँ पर मिलते हैं उस जगह को हमने क्या कहा है? ग्रांड बैक। और जहाँ पर ग्रांड बैक है, ध्यान दीजिएगा, ठंडी धारा है और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर मछलियों का आहार प्लैंकटन होता है। क्लियर? ये बहुत तेजी से विकसित होता है जहाँ पर कोहरा होता है और जहाँ पर प्लैंकटन ज़्यादा होता है वहाँ पर इसको खाने के लिए मछलियाँ बहुत सारी पहुँचती हैं। इसलिए ये वाला क्षेत्र जो है मछली उत्पादन का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। क्लियर होगा? जानकारी के लिए आपको बताएं, जब गदर हो रहा था 1913 की बात है, भारत में गदर आंदोलन हो रहा था और उस समय टाइटैनिक जहाज बन रहा था। 1914 में टाइटैनिक जहाज हजारों व्यक्तियों को लेकर यहीं से आगे की ओर बढ़ा था। और याद रखिएगा, जब आप अपने पानी वाली जहाज को किसी धारा में रख देते हैं तो धारा उस जहाज को वैसे ढकेल के उस जगह पर पहुंचा देती है तब आपका ईंधन नहीं लगता है। इसलिए पहले जो लोग होते थे, व्यापार करते थे पाल वाले जहाज, वो उसी धारा के पास ले जाके रख देते थे और बिना पाल के वो धारा पहुंचा देती थी। तो टाइटैनिक ने भी सोचा कि ज़्यादा ईंधन ना खर्च हो, इसलिए चलो गल्फ स्ट्रीम में अपने जहाज को रख देते हैं और बाकायदा ऐसे होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? लंदन टहलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर तो उन्होंने रख दिया। शुरुआत में से 4 चिमनियाँ थीं, बाद में इसमें अच्छाई के लिए जोड़कर 3 चिमनियाँ कर दी गई। ये लेके जा रहा था और जब यहाँ पर पहुँचा ग्रांड बैक के पास में तो इधर से लेब्राडोर अपने साथ में खूब बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ लेके आ रही थी। ये धाराएं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देती हैं, याद रखिएगा। तो जब लेब्राडोर धारा अपने साथ में बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ लेकर, जिसे आइसबर्ग कहते हैं, ला रही थी और इधर से टाइटैनिक जा रहा था तो कोहरा होने की वजह से दूर दिखाई नहीं दिया और उस बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक टकराकर चकनाचूर हो गया। इस बात को यदि आप लाइव देखना चाहते हैं तो आइस एज थर्ड देखिए, एक एनिमेटेड मूवी है अंग्रेजी का, बहुत बेहतर है। इस प्रकार टाइटैनिक यहाँ पर ख़त्म हो गया और आज तक फिर दोबारा टाइटैनिक नहीं बनाया गया। आगे चलते हैं, हुआ क्या फिर? अब हमारी ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये आगे की ओर बढ़ती है, आगे ये बढ़ रही है। आगे बढ़ने के बाद में जो ये हमारा ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड के यहाँ पर आपका एक पठार पाया जाता है जिसका नाम टेलीग्राफिक पठार है। यहाँ पर पहली बार टेलीग्राम की लाइनें बिछाई गई थी, इसलिए इसे टेलीग्राफिक पठार कहा गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक देश है, दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है और सबसे अशांत कौन है? सीरिया। देखते हैं, यहाँ पर आइसलैंड धारा पहुँचने के बाद में आइसलैंड के पास इस धारा को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम पड़ता है इरमिंगर। इरमिंगर की धारा कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। कहाँ चलती है? आइसलैंड के पास चलती है। इस आइसलैंड के पास में क्रॉस करने के बाद ये नदी, ये हमारी धारा आगे की ओर बढ़ती है। एक तो इधर की ओर चली आती है दक्षिण की ओर जो कि यूरोप की है, और एक चली जाती है लंदन की ओर। क्लियर? अब ये हमारी गल्फ स्ट्रीम लंदन और नॉर्वे स्वीडन की ओर पहुंचती है और वहाँ का तापमान उच्च कर देती है, इसलिए हमारा पश्चिमी यूरोप ठंडियों में भी जमने को नहीं पाता। अब अगर जो गल्फ स्ट्रीम ना चलती तो ठंडियों में यूरोप में एक भी जीवन नहीं बचता, याद रखिएगा, सब जाम होता। लेकिन गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर जाने की वजह से तापमान बढ़ा देती है और यहाँ के ठंडियों में भी बंदरगाह खुले रहते हैं, इसीलिए यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। अब ये आगे चलकर ये यहाँ पर ठंडी जलधारा एक आती है इधर से ऐसे, इससे मिल जाती है और दोनों आपस में मिलकर एक बनाते हैं जिसका नाम है डॉगर बैक। ये आप नाम सुने ही होंगे, डॉगर बैक। यहाँ पर भी उत्तम मछली पालन का क्षेत्र बनता है।
यह धारा दक्षिण की ओर आती है और फ्रांस की बिस्के की खाड़ी में रेनेल की धारा कहलाती है। लेकिन अब तक इसका तापमान कम हो चुका है और अब यह ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ रही है। ये ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कनारी, और इस कनारी द्वीप की वजह से अब इस धारा का नाम पड़ जाता है कनारी धारा। और कनारी धारा अब भूमध्य रेखा पर पहुँचते पहुँचते इसका तापमान कम हो जाता है और फिर से विषुवत रेखा में मिल जाती है, और ये क्रिया ऐसे लगातार होता रहता है। हम कैसे जान पाए? वर्ष 1925-26 की बात है। खिलौनों से भरा एक जहाज जा रहा था अमेरिका से लंदन, और इसी जगह पर डूब गया। ध्यान दीजिएगा, ये वही जगह है जो दुनिया का सबसे मिस्टीरियस फू आइलैंड है। क्या कहते हैं उसको? बरमूडा का त्रिकोण। क्लियर? यहीं पर है। फ्लोरिडा, बरमूडा और युकाटन ऐसे करते हुए बना हुआ है। आप एटलस में देख सकते हैं। यहाँ पर जब खिलौने वाला जहाज डूब गया तो जहाज तो डूबा लेकिन खिलौने नहीं डूबे, और ये खिलौने अमेरिका के तट पर डूबे। लेकिन कुछ महीनों बाद ये खिलौने जापान के तट पर देखे गए। याद रखिएगा, अब जापान पर पहुंच गया तो इसका मतलब बताइए, क्या कोई धारा, कोई चीज़ तो है जो उठाकर यहाँ पर लाती है? तब पता चला कि महासागरीय धाराएं पूरी धरती का तापमान बराबर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ये जाएंगे कि 20 अक्षांश और 40 अक्षांश के मध्य में एक ऐसे ही गोल गोल क्षेत्र है जो इन पानी घूमने के कारण स्थिर रह जाता है। और यहाँ पर पुर्तगाली भाषा में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सार गैसम। ये एक वनस्पति है सागरीय, और वो भी जड़-विहीन वनस्पति है। इसलिए इस सागर का नाम क्या पड़ गया? सारगैसो सागर पड़ गया। और सारगैसो सागर एकमात्र ऐसा सागर है पूरी दुनिया का जिसमें कोई तट नहीं है, which is known as the coastless sea. That's name you know that सारगैसम सी, आप ऑलरेडी कह सकते हैं। ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध का। अब हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा है? दुनिया का श्वेत सागर, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका है। देखते हैं, यहाँ पर एक देश है, क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है कौन सा लैंड? फाकलैंड। क्लियर? इसका नाम है फाकलैंड। और एक ऐसा द्वीप है जो आज भी साम्राज्यवाद के बने रहने का बड़ा कारण है। इस पर किसका अधिकार है? फाकलैंड पर इंग्लैंड का अधिकार है। और इंग्लैंड कहाँ है? ये है। जबकि अर्जेंटीना कहता है कि नहीं, ये मेरा होना चाहिए। इस बात को लेकर अर्जेंटीना और इंग्लैंड में ज़बरदस्त युद्ध होता है। लेकिन भाई इंग्लैंड को आशीर्वाद प्राप्त है अमेरिका का, इसलिए वो हमेशा जीत जाता है। इजराइल एक छोटा सा देश बड़े बड़े अरबों को हरा देता है, कारण अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है। इत्तेफाक की बात है, भारत भी वही आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या होगा आगे देखते हैं। मोदी हैं तो सब कुछ संभव है। क्या मुमकिन है? आपका रोजगार भी मुमकिन है और डाट है। आगे देखते हैं। अब ये हमारी धारा ब्राजील के तट से जैसे चलती है तो अब इस धारा का क्या नाम पड़ जाएगा? ब्राजीलियन धारा। कैसी होगी? गर्म होगी। अब ये ब्राजीलियन की धारा ऐसे चलती जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस अंटार्कटिका के पास से एक जलधारा आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर बढ़कर इस ड्रेक पैसेज से टकराती है। कौन सा पैसेज? ड्रेक पैसेज। चिली और अर्जेंटीना के मध्य में नो चिली और अंटार्कटिका के मध्य में कौन सा पैसेज पाया जाता है? ड्रेक पैसेज। जल संधि कौन सी है? ड्रेक जल संधि। आप जरा देख लीजिएगा, इस भूमि के इस आकार की वजह से एक धारा इधर मुड़ जाएगी और एक धारा इधर मुड़ जाती है। क्लियर है? और ये धारा क्या कहलाती है? दक्षिणी अटलांटिक की धारा कहलाती है। और यहीं से ये फाकलैंड की ठंडी धारा भी जाकर मिल जाए। अब यहाँ से इसको फाकलैंड की धारा कहेंगे। और ये ठंडी धारा बाकायदा ऐसे मुड़ती जा रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग 200 किलोमीटर की धारा मुड़ती जा रही है।
लेकिन यह धारा आपकी सीधे चलती चली जाएगी हिंद महासागर में, लेकिन भूमि की आकार के कारण यह धारा इधर की ओर चलने लगेगी। और जहाँ जहाँ ठंडी धाराएं पहुँचती हैं वहाँ का तापमान निम्न हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है, और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो वहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हो सकता, और जहाँ बारिश कभी नहीं होगा वहाँ पर क्या उर्वरक जमीन बनेगा? नहीं, उर्वर का विलोम क्या होता है? बंजर। और वहाँ पर क्या बनेगा? बंजर, जिसे हम क्या कहेंगे? मरुस्थल। अब आप बताइए ये कौन सा मरुस्थल है? नामीबिया का मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी का मरुस्थल है। कहाँ पर है ये? बोत्सवाना में है। क्या बोत्सवाना लैंडलॉक्ड है? यस, क्लियर। तो मतलब कि, और इस धारा का नाम हमने क्या रखा है? इस धारा का नाम हमने रखा है बेंगुला। याद रखिएगा, इसका नाम हमने रखा है बेंगुला की धारा। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। तो ये हमारा रहा अटलांट महासागर की महत्वपूर्ण धारा है। हिंद महासागर की लगे हाथ देख लेते हैं। ये हिंद महासागर की धारा ऐसे बहते हुए जाती है, और जब ये पहुंचते हुए यहाँ पर पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा कहते हैं। इसकी एक धारा इधर की ओर मुड़ जाती है और इसकी एक धारा इधर की ओर मुड़ जाएगी। अब जब ये ठंडी जलधारा है तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, जितने ग्रेट मरुस्थल हैं सब कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका 2/3 भूमि प्यासा होने के कारण इसे प्यासी धरती का भूमि कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता, बाकी हर महाद्वीप पे पाया जाता है। तो ये सारा का सारा प्यासा भूमि रह जाता है। आगे देखते हैं। अब ये महासागरीय धारा विषुवत रेखा के प्रभाव में आ जाती है और इस प्रकार चलने लगती है। अब ये विषुवत रेखीय धारा आती है और यहाँ पर आकर मुड़ जाती है दक्षिण में। क्लियर। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, जिस पर 3 देश बसे हैं इंडोनेशिया का। ये मेडागास्कर है। क्लियर। ये सबसे बड़ा नहीं, ये दूसरा बड़ा है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव। देखते हैं। अब ये धारा हमारी मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच में चलता है, इसलिए इस धारा को क्या कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा। और जब ये धारा मेडागास्कर के पूर्व में चलता है तो इसको कौन सी धारा कहते हैं? मेडागास्कर की धारा। और जब ये दोनों धाराएं बहते हुए ऐसे जाकर यहाँ पहुँचती हैं, अब इस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? अगुल्हास की धारा कहते हैं। गर्म जल धारा है, याद रखिएगा, हिंद महासागर की। और ये जाकर इससे मिल जाती है। क्लियर। ये हमारे हिंद महासागर की धारा थी। ध्यान दीजिएगा, किस महासागर की धाराएं पवनों से इतना प्रभावित होती हैं कि मानसून में परिवर्तित हो जाती हैं? तो हिंद महासागर की धाराएं। यही धाराएं जब गर्म जल धाराएं, याद रखिएगा, यहीं से भारत का मानसून निकलता है। ये धाराएं जब मुड़कर इधर की ओर चलती जाती हैं तब भारत का मानसून भी इसी के साथ ऐसे जाता है। वो आगे बात है, हम आपको भारत के मानसून में बताएंगे। अब हम चल रहे हैं आपको प्रशांत महासागर में लेकर, जहां पे महत्वपूर्ण जलधाराएं मिलती चलेंगी। ये रहा अटलांटिक का, अब हम चल रहे हैं प्रशांत का। देखिए जरा ध्यान से। ये जलधारा अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या प्रशांत महासागर का पूर्वी तट जब चलता है तो इस धारा का नाम हम लोग कहते हैं हम्बोल्ट। इसको हम लोगों ने हम्बोल्ट कहा है या फिर पेरू की धारा कहा है। ये एक ठंडी जलधारा है और जहाँ जहाँ पहुँचती है तापमान इस पे निम्न कर देती है और बरसने को नहीं पाता। तब यहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान वाला क्षेत्र मिलता है, जिसका कौन सा नाम है? आटाकामा। ये मरुस्थल चिली में स्थित है, उत्तरी चिली में। और यहीं का एक स्थान है जिसका नाम है एरिका। ये दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है जहाँ पर आने वाले बीते 20 सालों में पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। तो ये रहा एरिका, चिली। आगे चलकर ये धारा हमारी
जब विषुवत रेखा के प्रभाव में आती है तो ये हमारी कौन सी धारा बन जाती है? विषुवत रेखीय धारा बन जाती है और ये ऐसे बहने लगता है। क्लियर है ना? और आगे देखते हैं, ये इधर बह रहा है तो फिक्स है कि इधर की भी ओर बह रहा होगा। अब ये दोनों धाराएं यहाँ बहने दीजिए। जब हम इस मैप को फोल्ड कर देंगे तो हम यहाँ निकलेंगे। इस बात को आप समझ पाएंगे ना? अब जब हम इधर को निकलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये धाराएं आगे बढ़ते हुए जो उत्तरी विषुवतीय धाराएं हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ हैं? प्रशांत महासागर में। जाने के बाद इंडोनेशिया फिलीपींस से मिलकर आगे मुड़ जाती हैं और यहाँ पर कहलाती हैं सुसीमा की धारा। आगे जब फिर चलते हैं तो जापान से होते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। जापान के पास जब पहुँचते हैं तब इसको क्या कहते हैं? जापान के पास में इसको कहते हैं क्यूरोशियो। इसे क्यूरोशियो की धारा कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे ही एक धारा यहाँ पूरब में चली आती है और ये आकर यहाँ पर इस ठंडी धारा से मिलकर ऐसे फिर चली जाती है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप की कंबल कहलाने वाली गल्फ स्ट्रीम अपने साथ में गर्म पानी को यहाँ पर लाकर ठंडी हो जाती है साइबेरिया में, और साइबेरिया में इसका जो कलर होता है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में उस जल संधि के पास पहुँचता है जहाँ से 180 देशांतर रेखा गुजरती है। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि अमेरिका का अलास्का क्षेत्र और यूरोप का ये साइबेरिया वाला क्षेत्र आपस में जोड़ता है, अलग करता है, जल संधि अलग करता है। अब यहाँ से आने के बाद, और ये आपका कौन सा देश है? ध्यान दीजिएगा, यदि आप मैप को मोड़ देंगे तो इसका आकार कुछ इस तरह रहेगा। ये आपका अलास्का है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये हमारी जो जलधारा है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर? ये वाली धारा हमारी आगे चलकर यहाँ पर निकलेगी अलास्का के बगल से होकर। याद रखिएगा, अलास्का के बगल से होकर यहाँ निकल रही है और ये रूस का एक द्वीप है जिसका क्या नाम है? रूस का एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूराइल, जिसे आप ओयासियो या ओखोष्टक कहते हैं। इसे आप ओखोष्टक भी कहते हैं, याद रखिएगा, और इसे आप ओयासियो भी कहते हैं। इन तीनों नाम से जानी जाती है। यह रेखा ऐसे आती रहेगी ठंडी वाली जलधारा और आने के बाद में जापान के पास में इस ठंडी जलधारा से आपस में मिल जाती है और कुहरा उत्पन्न करती है। जबरदस्त मछली उत्पादक क्षेत्र यही है, इसीलिए जापान दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना हुआ है और चीन भी है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर अब ये जो ठंडी धारा आ रही है अलास्का की धारा, यहाँ पर ये कौन सा राज्य है अमेरिका का? यस, कौन सा? फोर्निया, कैलिफोर्निया। इस कैलिफोर्निया की धारा ये कहलाएगी और ये कैलिफोर्निया धारा ऐसे चलते हुए जाकर विषुवत की रेखा की धारा में ये मिल जाएगी। और ये कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? ठंडी है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक डेथ वैली नामक मरुस्थल का निर्माण करेगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी। क्लियर? तो ये आपका महासागरीय धाराओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक था। अब हम आपको कुछ नई बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप ना जानते हो। सवाल आपसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जरा देखिए, ये कौन सी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। क्लियर है ना? ये कौन सी धारा है? हम्बोल्ट। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहे हैं। ये कौन सी धारा है? बेंगुला। ये कौन सी धारा है? क्यूरोशियो। क्यूरोशियो। क्लियर? ये कौन सी धारा है? क्यूराइल। और ये कौन सी धारा है? लेब्राडोर। 3 हो गए, एक और होना चाहिए था, एक और ये होना चाहिए था। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट देखिए, कहने का सीधा सा तात्पर्य है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। कैसे? जिस प्रकार किसी महाद्वीप के
पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम चलती है, उसी प्रकार किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर क्यूरोसियो चलती है। यानी गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो में साम्यता स्थापित है, उसी अक्षांश पे चलती है, उसी देशांतर नहीं, उसी अक्षांश पे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ये गर्म जलधारा है, उसी प्रकार से ये गर्म जलधारा है। दूसरा, हम्बोल्ट की धारा कहाँ चलती है? किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। बेंगुला की धारा कहाँ चलती है? किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। इस प्रकार हम्बोल्ट और बेंगुला बराबर है। क्लियर? जिस प्रकार एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है, उसी प्रकार ठंडी जलधारा है क्यूराइल किसी महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है। इस प्रकार ये दोनों बराबर है। सवाल आपसे लेब्राडोर के बाद में क्यूराइल की जगह आपसे कह सकता था कि यहाँ पर कौन सा धारा, कनारी की धारा कौन निम्न से सुमेलित नहीं है? लेब्राडोर कनारी सुमेलित नहीं है। ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि महासागरों को हम पढ़ते क्यों हैं। लास्ट बात नहीं, इससे पहले थोड़ा हम आपको बताएं गल्फ स्ट्रीम तथा गल्फ स्ट्रीम नहीं, एल नीनो और ला नीना, ये दोनों क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल नीनो, जिसका अर्थ होता है छोटी बच्ची। दूसरा है ला नीना, जिसका अर्थ होता है इसकी छोटी बहन। और एक होता है एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, यानी कि एल नहीं रहेगा, एन रहेगा, इंसो। एल नीनो दक्षिणी दोलन, ये IAS 2017 प्री में शायद पूछा हुआ है, इससे संबंधित है। जरा देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कभी नहीं जानता था, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये सारा जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो केवल 2 सोर्स है। एक NCERT कक्षा 12 भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत है, और दूसरा जो है वो भौतिक भूगोल है सविंद्र सिंह का। देखते हैं, हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, और ये ठंडी धारा जब जाकर इस गर्म जलधारा से मिलती है तो यहाँ पर कुहरा उत्पन्न होता है, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भी मछली उत्पादन होता है। अब देखिए, हम्बोल्ट की धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। अब यहाँ पर जब ठंडी जलधारा रहेगी, क्या यहाँ पर मानसून आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन किसी कारणवश जब कभी ये जो दक्षिण विषुवतीय धारा है ये और इधर चली आती है, यानी कि जो हम्बोल्ट की धारा है उसको प्रतिस्थापित कर देती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर 180 किलोमीटर पश्चिम होने वाली घटना है। और अब जो ये क्षेत्र हमारा हाई प्रेशर का था वो कैसा हो गया? लो प्रेशर का। अब यहाँ की धारा कैसी हो गई? गर्म हो गई। अब इसी गर्म धारा को हमने क्या कह दिया है? एल नीनो। याद रखिएगा, एल नीनो क्या है? एल नीनो एक ऐसी मौसमी परिघटना है जब दक्षिण विषुवतीय धारा और दक्षिण में आ जाती है, और दक्षिण में आकर हम्बोल्ट की धारा को प्रतिस्थापित कर देती है। तब यहाँ का जो हाई प्रेशर रहता है वो लो प्रेशर हो जाता है। अर्जेंटीना के लोग जब हम्बोल्ट की धारा प्रभावी होती है तो सूखा होता है, तो ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे पानी दो। लेकिन जब कभी एल नीनो सक्रिय हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, तो खूब बारिश होता है, 4 गुना से अधिक बारिश होता है, और पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। तब अर्जेंटीना के लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एल नीनो को भगाओ। क्लियर? तो एल नीनो इस जगह की एक मौसमी परिघटना है जहाँ पर तापमान लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर पानी ज़्यादा बरसने लगेगा। क्या इसके पश्चिम में हम इसको आपको बता सकते हैं? सीधी सी बात है। अब देखिए, ये तो हो गया एल नीनो, लेकिन जब कभी ये वाला क्षेत्र जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र का तापमान अचानक ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ पर क्या बनता है? ला नीना। याद रखिएगा, दोनों में यही अंतर है। और हाँ, ये भी, जब एल नीनो सक्रिय रहेगा तो ला नीना कभी सक्रिय नहीं हो सकता, और जब ला नीना सक्रिय रहेगा तो एल नीनो नहीं हो सकता। एल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट की घटना है,
ला नीना प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट की घटना है। एल नीनो जब होगी, एल नीनो सक्रिय होगा तो दक्षिण अमेरिका में जबरदस्त बारिश होगा, और जब ला नीना सक्रिय होगा तो दक्षिण एशिया में जबरदस्त तरीके से बारिश होगा। कैसे, जरा देखिए, जब यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा तो सारा का सारा मानसून किधर चला जाएगा, इधर की ओर चला आएगा। तो हमारे भारत और आदि देशों में मानसून कमजोर हो जाएगा। यानी जब एल नीनो सक्रिय होता है तो भारत में सूखा आता है, और जब ला नीना यहाँ का सक्रिय हो जाएगा तो ये सारा मानसून इधर की ओर हो जाएगा। तब भारत में क्या आएगा, बाढ़ आएगा। और जब एल नीनो और ला नीना दोनों के मध्य का ये वाला क्षेत्र जो दक्षिणी गोलार्ध में है ये प्रभावित होता है तो उसको साउथ ऑसिलेशन कहते हैं, जो कि किसके कारण है, एल नीनो के। इसलिए संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन या इंसो कहा जाता है। क्लियर। जब इस जगह का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है ठंड की वजह से तब इसको समुद्र का बुखार कहते हैं। यानी किस जलधारा को समुद्र का बुखार कहा जाता है, एल नीनो को कहा जाता है। यानी कि इस बात को अब आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, ना समझ पाए हो तो वीडियो को रिप्लाई करके देखिए, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। महासागरीय धाराओं का काम यही है कि उच्च तापमान को निम्न तापमान की ओर ले जाएं और उच्च तापमान को और निम्न तापमान को उच्च तापमान की ओर लाकर संपूर्ण धरती के तापमान की साम्यता को बराबर रखें। दूसरी बात, एक जगह से प्लैंक्टन्स को किसी दूसरी जगहों पर स्थापित करना भी इनका काम होता है। तीसरी बात, ये अपने साथ में विभिन्न प्रकार के खनिज लेकर आते हैं जो मानव शरीर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली क्लास में फिर हम आपको कोई इतिहास से संबंधित गांधी युग जैसे लेकर आएंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोग भी ले सकें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अशोका IAS आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है अगले एग्जाम्स के लिए। हो सकता है कि अब अगला वीडियो हमारे साथ साथ और हमारे कई सारे टीचर्स दें। अशोका IAS की टीम हमेशा तत्पर है और इतनी तत्पर है कि आज और तत्परता दिखा चुकी है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।